आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी। पहला सवाल यही आता है कि रासायनिक बल गतिकी है क्या चीज। सिंपल सी बात कहेंगे, बोलना तो बहुत कुछ है और इतनी सारी बातों पे अगर हम बात करेंगे, परिचर्चा करेंगे तो शायद दिमाग से पूरी बातें हट जाएंगी। इसलिए हम वही बात कहते हैं जो आप दिमाग में रखो और एग्जाम में लिखो, और फिर वो जो बातें हमने कहा है उसी के आधार पे आप अपनी पुस्तक पढ़ो और फिर वो बताता है कि क्या हकीकत है। असली जो गहराई है वो बुक ही बता सकती है आपको, क्योंकि उसके लिए हम जहाँ 1 घंटे या 2 घंटे का हमारे पास टाइम है तो आपके पास बुक जो है वो हमेशा के लिए आपके पास टाइम देगा। तो चलिए, पहला काम कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है। रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक शब्द पे ध्यान दें। केमिकल्स रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस यानी पदार्थों से संबंधित बात हुई, यानी किसी रिएक्शन की बात हो रही है। गतिकी, यहां पर शब्द आया बल गतिकी। बल मतलब ताकत और गतिकी मतलब चलना। यस, काइनेटिक्स का भी वही मतलब होता है कि जब परिवर्तन से संबंधित बात करते हैं, क्या यहां पर ज्ञात किया जाता है। यानी इस विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान, इसको बोल सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड यानी कि दर, रेट ऑफ रिएक्शन, और उसकी क्रिया विधि यानी कि मैकेनिज्म का अध्ययन किया जाता है। अब स्पीड को समझ सकते हो, सिंपल सी बात है। ऐसे कुछ कह दो, आपके घर में दिया जलाने के लिए आप खाने का तेल डालते हो, हीटिंग ऑयल, और दिया जल रही, मस्त चल रही है। कभी मन कर गया कि जो इंजन में डालने वाला ऑयल है वो जला दें, वो भी जलेगा, वो भी थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा तेल की तुलना में चलेगा। अब अलग अलग तरह के ऑयल आते हैं, इंजन में डलता है, गियर में डलता है, ब्रेक में डलता है, डीजल भी है, पेट्रोल भी है। वैसे दिया जलाने के लिए पेट्रोल और डीजल का उपयोग तो करोगे नहीं, क्यों? महंगा है, सस्ता है भाई। किसके तुलना में? खाने वाले तेल की तुलना में तो सस्ता ही है, फिर भी इसका उपयोग नहीं करोगे। बोले क्यों? बात समझ में आ गई है। वहां दिया है और यहां आप हो, उसकी गैस ही पकड़ लेगा उसको। तो आपने देखा खाने का तेल धीरे धीरे जल रही है और उसको खत्म होने में बहुत समय लगा, लेकिन पेट्रोल जो है यूं जली और यूं खत्म हो जाएगी। गैस जो है और भयानक रूप से जलती और टप से बंद हो जाती है और कितना डैमेज करके चला जाता है। यह है स्पीड। कम समय में कोई अभिक्रिया हो जाए तो वो स्पीड है, बहुत समय में अभिक्रिया चलती रहे तो वो स्लो है। तो हम इसी बात को पढ़ेंगे कि उसकी स्पीड क्या है और स्पीड को कैसे पता लगाया जाता है। अभिक्रिया की दर, किसी मतलब चलने की दर क्या होती है, कितनी दूरी चले हो पर सेकंड, दूरी बटा टाइम, यहां पर रिएक्शन बटा टाइम, यही पढ़ने वाले हैं। दूसरा शब्द आता है क्रियाविधि, मैकेनिज्म। ये भी जरूरी है। अब मैं टाइम के बारे में थोड़ा सा और बात बोल दूं, फिर उसके बाद पढ़ाई करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अभी हमारी जनरल बातों की तरफ बात करते हैं। आप मेरे कोचिंग तक, अपने घर से मेरी कोचिंग तक आने में जो टाइम लगता है, आपने 1 दिन 2 दिन केयर नहीं किया, लेकिन तीसरे चौथे दिन केयर करते हो, ये टाइम कितना लग रहा है। क्योंकि पहले दिन आए तो हो सकता है बहुत जल्दी आ गए, या हो सकता है बहुत लेट आए, क्योंकि आपने टाइम को सोचा नहीं था। कि टीचर ने बोले हैं कि भैया 8 बजे क्लास चालू होगी, आप 8 बजे पहुंच जाना। और हमारी भी आदत है कि 8 बजे चालू होती है, 8:10 पे चालू होती है, जैसा भी होता है। लेकिन जब स्कूल खुल जाएगा आपका तो हम 8 ही बजे चालू करेंगे। आप 8:10 पे आओ या 20 मिनट पे आओ, तुम्हारी गलती, या 7 ही बजे आ जाओ, कोई गलती नहीं। हम तो पढ़ाएंगे 8 ही बजे, क्योंकि आपकी टाइमिंग क्या होगा आपके लिए और वही दूसरे दोस्त के लिए। टाइम का मतलब, टाइम को हम इस तरह बांटे क्यों हैं? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ सही तरह से कोऑर्डिनेट कर सकें। अब फिलहाल अब यहाँ भी बात हुई, घर से आने में आपको लगा 20 मिनट, किसी दिन आपको लगा 21 मिनट,
किसी दिन लगा आपको 25 मिनट, किसी दिन लगा आपको 16 मिनट। एवरेज निकालोगे 20 मिनट। तो जब निकलोगे तो कितने मिनट पहले निकलोगे? 25 मिनट पहले निकलोगे, क्योंकि 30 मिनट पहले निकलने से फायदा क्या है? सही है? या 40 मिनट निकलने से पहले फायदा क्या है? और किसी दिन 1 घंटे पहले निकले तो बाप पूछ लेगा किससे मिलता है? ठीक है? और लेट से गया तो बाप बोलेगा मेरा पैसा फुकट का है, इस साल फेल हुए तो दिखाऊंगा तेरे को, है ना? तो दोनों में टाइम से पता चल गया। यस? अब ये जो स्पीड है, आपकी स्पीड क्या है? पर सेकंड कितनी है, यानी आप 1 सेकंड में कितनी दूरी चलते हो, वो उसका दर हो गया। समझे? अब इस आधार पे मैं बोलूंगा दुर्ग जाओ या दिल्ली जाओ, इस जैसे जाते हो, कोचिंग जाते हो वैसे जाओ, तो क्या होगा पता है? आपके दिमाग में आएगा मुझे इतना मिनट लगेगा, क्योंकि विक्रम सर की डिस्टेंस इतना है, तो पर किलोमीटर में इतना टाइम लेता हूं, तो वो कितना किलोमीटर है आप डिस्टेंस निकाल लोगे। क्योंकि वहां भी जाने के लिए आप जबरदस्ती पहले 4-5 दिन पहले नहीं जाओगे, निकलोगे। हाँ, उसके लिए भी वही टाइम ड्यूरेशन लेकर के निकलोगे। हाँ, बीच में वो भी ड्यूरेशन देख लेना कि नाश्ता करता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ, हाँ, किसी को फ़ोन करने के लिए टाइम लग जाएगा, कभी ट्रैफिक को भी चेक करोगे। तो हर चीज़ यहाँ पर पहला कदम हुआ स्पीड तो है, लेकिन दूसरा कदम हुआ कि आपके आने जाने के टाइम पे जाने के दौरान बहुत सारे बाधाएं भी हैं। तो जो आप निकलने के लिए घर से निकल करके मुझ तक आते हो तो एक मैकेनिज्म को फॉलो करते हो। निकलते हो, समय हो गया, होने के बाद आप जूते चप्पल जेब में डालते, मतलब पैर में डालते हो पैर में डालते हो, बैग उठाते हो जैसे भी आते हो, यस, साइकिल उठाते हो, साइकिल या बाइक चलाते हो, जो भी है, उसके साथ 2-3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। रोड का कंडीशन, वो तो रोज का एक जैसा है, तभी तो टाइम उससे ड्यूरेशन के साथ निकाले हो। लेकिन एक दिन भैंस सामने आ रही है तो उसके लिए भी रुकोगे, किसी दिन सुअर क्रॉस कर रहा है इसलिए रुकोगे, किसी दिन चाचा ने कहा बेटा कहाँ जा रहा है, ये बताना पड़ेगा, बता दिए, उसके बाद चाचा मैं यहाँ जा रही हूँ, जो भी है, ठीक। तो ये स्पेस में ना आप बहुत सारे वर्क करते हो, तो उस दिन का जो पूरा जो स्पीड है वो आपके मैकेनिज्म पर डिपेंड करेगा, ट्रैफिक रूल पर डिपेंड करेगा। तो मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म होता है, जो पहली बात है स्पीड क्या हुआ पता चला, पर सेकंड कितनी दूरी चली गई। दूसरा होता है कि अब स्पीड तो ठीक है, पर सेकंड इतना होगा तो इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। 1 सेकंड में मैंने मान लो 1 सेकंड में मैंने 5 मीटर चलता हूँ या 1 मीटर चलता हूँ, जैसा भी आपका। 1 सेकंड में 1 मीटर तो 10 सेकंड में 10 मीटर चलूंगा, ये अपना एक बना सकते हो जैसा भी। लेकिन उस दौरान बहुत सारे बाधाएं भी जो होती रहती हैं, या बहुत सारा रोड है, रोड का मोड़ है, सारी चीज़ों को लेते हुए, है ना, आपकी गाड़ी की कंडीशन है, वो आपके उस स्पीड को या बढ़ा सकता है या घटा सकता है। घटा सकता है, बीच में भैंस आ गए, सुअर आ गए, गाय आ गई, चाचा ने रोक दिए, है ना, किसी ने कहा कि उधर से इधर से ही सामान है मेरा, जाते जाते उसके यहाँ छोड़ देना, तो यहाँ से उठाना अब वो उतने में नहीं होगा, वो फिर घर बुलाएंगे आपको, चलो मेरे पास, आपकी गाड़ी में लोड करेंगे, उसमें भी बहुत समय चला गया। तो ये आपकी स्पीड को कौन इफेक्ट कर रहा है? मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म बताएगा कि रियल स्पीड आपकी का क्या होने वाली है। तो स्पीड के आधार पे मैकेनिज्म के आधार पे स्पीड को निर्धारित कर सकते हो। बोलो, चाचा बुलाएंगे तो फिर स्पीड समझ में आ गया, उसके चाचा के घर जाना, फिर लोड करना, कितना और टाइम ड्यूरेशन लगेगा। तो दोनों चीजें एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। तो इस विज्ञान के अंतर्गत कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड क्या होगी और उसकी मैकेनिज्म क्या होगा, क्रियाविधि क्या होगा। अब क्रियाविधि अभी तो तुरंत नहीं समझ में आएगा, लेकिन कोई रिएक्शन आपने देखा होगा कई स्टेप्स में होकर चलती है। अब कोई भी अभिक्रिया सीधा नहीं होता, मैंने जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला तो रिएक्शन हो, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे बहुत सारे वर्क होते हैं हर पद के लिए। अब कॉपर उसके पास, जैसे जिंक उसके पास जाएगा तो जिंक क्या कर रहा है, जिंक गया और रिएक्शन कर गया, ऐसा नहीं होता, तो हट में चला गया। जिंक अपना इलेक्ट्रॉन दान करेगा तब तो आयन बनेगा, यहाँ का एक प्रोसेस हो गया। कॉपर वो इलेक्ट्रॉन को
ये आयनिक है और उसके बाद वो उस इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा, तब जाकर के वो कॉपर बनेगा। तब ये दोनों देखते हैं, वाह एक दूसरे के सुंदर सुंदरी। यस, हो गई। तो पूरे पद है उसमें, हम उस चीज को नहीं छोड़ सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शन को होने में जितने वो स्टेप्स का फॉलो करता है वो उसकी मैकेनिज्म होती है। क्लियर? तो यह भी नहीं समझ में आएगा। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। इतना तो याद रहेगा, इतना तो एग्जाम में लिख सकते हो। हर चैप्टर का अपनी एक परिभाषा होती है। चलिए साहब, क्लियर? यहां पर भी बात कर रहे थे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर और क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। सिंपल। अब हम एक एक बारे में बात करते हैं। सक्रिय मात्रा इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। सक्रिय मात्रा या एक्टिव मास चैप्टर है आपका 11th साम्यावस्था। अभी चैप्टर 1 मोलारिटी, चैप्टर 2 मोलारिटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्टिव मास वहां भी पढ़ लिया। तो सक्रिय मात्रा क्या है? 1 लीटर उस पदार्थ में उपस्थित उस पदार्थ की मोलों की संख्या। यस, यानी कि 1 लीटर विलियन में हमने वही परिभाषा लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कुछ लोगों के दिमाग में ये बड़ा मजेदार चीज था, मैंने आपको कई बार बताया है। आपके ही जो शिक्षक थे ना, उसको ये नहीं पता था कि जैसे मान लो एक रिएक्शन के तहत हम ये लिखते हैं A प्लस B, दिख नहीं रहा क्या? A प्लस B गिव्स C प्लस D। तो हमने K की बात किया या KC की बात किया तो C इंटू D A इंटू B, ये पूरी तरह से रॉन्ग है। क्योंकि एक्टिव मास को दर्शाने के लिए हमें, ये ब्रैकेट नहीं है, ये सिंबल है। ये ब्रैकेट नहीं है, सिंबल है। अब ब्रैकेट भी सिंबल ही होता है ना? तो मैथमेटिक्स वाला ब्रैकेट नहीं है ये। एक ब्रैकेट लगाते हैं सिंबॉलिक, वो लगाते हैं कि सेपरेशन ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे ये लिखते लिखते हम ये लिख दिया, तो वो क्या होता है, इस शब्द का वो दूसरा शब्द वहां पे दर्शाने के लिए, है ना? तो सेपरेट करते हैं उसको। तो ये एक तरीका होता है, मीनिंग बोल सकते हैं उस चीज को बताने के लिए। तो वैसे ही है। तो ये ब्रैकेट गलत है। इस ब्रैकेट का सही ब्रैकेट क्या होगा? इसका ब्रैकेट होगा, बोलो, इसका एक्टिव मास। यस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब मैंने वहां पर छोटा ब्रैकेट लगाया था तो मैं ए बोल रहा हूं। ए एक पदार्थ है, बी दूसरा पदार्थ है। क्या मैं ए गुणा बी कर सकता हूं? बकरी गुना गाय रख सकता हूं? करके देखो, बकरी गुना गाय करके देखो। बकरी मतलब क्या? बकरी। अब बकरी गुना गाय कर लो, कुछ मिलेगा? एक बकरी गुना 2 गाय, ऐसा बोल दूं तो मिलेगा 1 गुना 2 यानी 2 बकरी गुना 2, ऐसा बोल सकता हूं। मतलब नंबर्स को 2 इंटू 2 बोल रहा हूं। नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, नंबर्स को डिवाइड कर सकता हूं, नंबर को माइनस प्लस कर सकता हूं। लेकिन किसी चीज को माइनस प्लस करने का क्या मतलब होता है? बोले आपके दिमाग में होगा, सर करते हैं ना सर, शक्कर को कम ज्यादा कर सकते। शक्कर के उस नंबर को जो वेट है उसको कर रहे हो। शक्कर के स्वाद को थोड़ी कर रहे हो, कुछ मात्राएं वेट के साथ बढ़ घट रही, उसको कर रहे हो। ठीक है, तो इस बारे में ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये है। तो क्या पढ़े थे हमने, आपको याद होगा। सक्रिय मात्रा क्या चीज होता है, आप पढ़ चुके हो। तो सक्रिय मात्रा क्या होता है? किसी भी पदार्थ का सक्रिय मात्रा उसके मोल बटा आयतन होगा। यस, या एक्टिव मास ऑफ WB by MB इंटू V इन ml। ml करते हो 1000 से मल्टीप्लाई, पढ़ लियो। तो आपको कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। अब बात करता हूं मैं रासायनिक अभिक्रिया की दर। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगा? अभी बात किया था दर, स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं, है ना? रेट ऑफ स्पीड की बात कर रहे थे। रेट ऑफ स्पीड को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, वेग बोलते हो, कहते हो। तो
यहां पर हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगी? तो रासायनिक अभिक्रिया की दर होगी कि प्रति सेकंड अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो हमने लिखा है इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर को हम R से दर्शाते हैं। तब हम लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर को किससे दर्शा रहे हैं? R से। तो R बराबर होगा इकाई समय अंतराल, इकाई हमेशा नीचे रहेगा, समय अंतराल टाइम चेंज, है ना। तो ये होगा इकाई, यानी कितना समय के अंदर ये चेंज हुआ। किसकी चेंजेस की बात कर रहे हैं? अभिकारक की मोलर सांद्रता। मैं यहां पर लंबा ना लिख एक लाइन लिखता हूं, फिर उसको सेपरेट करेंगे। अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन, ये शब्द पे ध्यान देना, ठीक है। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा? इकाई से ये समय अंतराल, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे समय अंतराल, यानी उस समय के अंदर कितनी अभिक्रिया हुई। तो प्रति सेकंड मिल जाएगा, तो हम टाइम चेंज, टाइम इंटरवल भी बोल सकते हैं। अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है। अभिकारक क्या होगा? ज्यादा मात्रा आपने पदार्थ लिया, वो अभिकारक है जिससे हम रिएक्शन करा रहे हैं। जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, क्या है? दोनों अभिकारक हैं। तो उस अभिक्रिया के समय वो पदार्थ धीरे धीरे कम होगा, दोनों पदार्थ कम होगा। जिंक भी कम हो रहा है, इधर कॉपर सल्फेट भी कम हो रहा है, दोनों के दोनों कम हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक जिंक बस कम हो गया, कॉपर सल्फेट तो नहीं रहेगा, वो दूसरे पदार्थ में चेंज हो रहा है, ये दूसरे पदार्थ में चेंज हो रहा है। तो ये रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ये कमी होगी। तो क्या हुआ? अभिकारक की सांद्रता में कमी। परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? कमी वाला परिवर्तन है इसका, ठीक है। तो हम अभिकारक को हम यहां पर R इज इक्वल्स टू P, R गिव्स टू P, यस। तो हम उसे R से दर्शाएंगे, तो R की सक्रिय मात्रा यानी कि मोलर सांद्रता। मैं बताया सक्रिय मात्रा मोलर सांद्रण है, मोलरता है, जो भी बोलना चाहे। मोलर सांद्रता या मोल से संबंधित क्यों बात करते हैं बार बार? हम ग्राम में क्यों नहीं करते? सर वही तो करना था, ग्राम में बात कर देते हैं। ग्राम में हर पदार्थ के ग्राम में अणुओं की संख्या अलग अलग होगी, लेकिन अणुओं की संख्या बराबर तब होगी जब हम मोल में बात करेंगे। मैंने 5 मोल हाइड्रोजन बोला, तो सीधी सी बात 5 गुना एवोगैड्रो संख्या के बराबर। 5 मोल नमक बोला तो उतना ही होगा, हाँ। लेकिन मैं 5 ग्राम नमक बोलूंगा और 5 ग्राम हाइड्रोजन बोलूंगा ना, तो फर्क पड़ जाएगा बहुत सारा। मोल निकालो तो अणुओं की संख्या में फर्क पड़ता चलेगा। तो समझ में आई होगी, इसलिए हम ग्राम में नहीं बात करते, हम बात करते हैं मोल में। हम अणुओं की संख्या भी नहीं बोल रहे हैं। अणुओं की संख्या बोलेंगे तो कितने अणुओं की संख्या के साथ बात हो जाएगी, इसलिए मोल शब्द लगा देते हैं। 1 मोल मतलब इतने से रिलेट कर गया, तो ये बड़ा अच्छा शब्द है। और इससे कहाँ साथ जब कोई रिएक्शन होता है तो वो द्रव्यमान के अनुसार रिएक्शन नहीं होता है, वो अणुओं की संख्या के आधार पर रिएक्शन होता है। कितने मॉलिक्यूल्स उसके पास आए, समझे? उसके वेट के अनुसार रिएक्शन नहीं होता है। तो अणुओं की संख्या रिएक्शन करती है, इसलिए हम मोल शब्द का उपयोग करते हैं। ये बात ध्यान रखें। फिलहाल बात कर रहे थे, अब ये क्या हुआ? परिवर्तन। कमी कैसा हुआ? परिवर्तन मतलब क्या होता है? डेल्टा। प्रारंभिक मोलों की मोलर सांद्रण और अंतिम मोलर सांद्रण का अंतर हुआ। बोलो कैसे? यहां पर R1 माइनस, अब यहां पर क्या होगा जरा देखिए, हमेशा R का 2 के साथ लेंगे ना, 2, तो ये क्या होगा? डेल्टा R होगा। लेकिन यहां पर वैल्यू किसकी ज्यादा है? इसकी। प्रारंभिक मात्रा ज्यादा होगी, सो वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव। तो यहां पर वैल्यू आएगा निगेटिव बाई डेल्टा T। कमी निगेटिव। हमेशा अभिकारक के साथ
सांद्रता परिवर्तन नेगेटिव होगा। ठीक है? चलो अब हम इसी चीज को और थोड़ा सा ओपन करते हैं। मतलब इसका ये रियल फॉर्मूला तो यही है, क्योंकि इसका परिभाषा ये है। मेरे को लगा कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ चलिए, हो गया। अब हम उत्पाद के साथ देखें, आर क्या चीज है? अभिक्रिया की दर, है ना? मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप इसको बड़ा करके लिख सकते हैं यहां पे, है ना? दूसरा तरीका होगा, अगर मैं उत्पाद को आधार मान करके अभिक्रिया की दर निकालूंगा। अभी किसको लेकर के निकाला? अभी किसको लेकर निकाला? अभिकारक। अगर उत्पाद को लेकर निकालूं तो क्या हुआ? उत्पाद पहले कम था, बाद में ज्यादा हुआ, तो बाद की सांद्रता माइनस पहले की सांद्रता तो पॉजिटिव होगा। तो यहां पर आप देखेंगे यानी कि बढ़ता है। उत्पाद की मूलर सांद्रण में वृद्धि बाई समयांतराल। ये हमारे एग्जाम में सिखाने के लिए होता है, बाकी डायरेक्ट आप ये लिख के आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? ये हुआ। तो R इज इक्वल्स टू होगा, इसकी सांद्रता मैं ऐसे करके लिख दूं। आप चाहें तो इसमें उत्पाद लिख सकते हैं, प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है? R की जगह आप यहाँ क्या लिख सकते हो? आप रिएक्टेंट लिख सकते हो, अभिकारक लिख सकते हो। परिवर्तन पॉजिटिव होगा, तो जो पॉजिटिव परिवर्तन हुआ पर सेकंड, यानी कितनी वृद्धि होती है पर सेकंड, वही उस अभिक्रिया की दर होगी। अगर सेम रिएक्शन के किसी भी अभिकारक और किसी भी उत्पाद, हो सकता है अभिकारक बहुत सारे हों जो आपस में रिएक्शन कर रहे हो, बहुत सारे उत्पाद भी हों, तो किसी भी एक को भी अगर पता लगा लिया, उसकी सांद्रता में परिवर्तन बटा टाइम परिवर्तन, तो फिर वो उस अभिक्रिया की दर निकल जाएगा। ये जरूरी नहीं कि आपको सबको करना है, सबको करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसमें क्या हुआ? ये हुआ, उसमें ये हुआ। अब मैं थोड़ा सा इसी चीज को मैं आपको दर्शा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैंने दिखाया ना आपको, इसी चीज को इस क्वेश्चन के साथ आपको समझाता हूं। निम्न अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर तथा अभिकारक के लुप्त होने और उत्पाद के प्रकट होने की दर के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। मान लीजिए एक रिएक्शन ऐसा आ जाए, ये जरूरी नहीं कि आप यहां पर समझाएं, और भी दूसरे तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर ये बोलूं, चलो ठीक है, एक थोड़ा सा स्पेस कमी है, चलो ठीक है, उसी क्वेश्चंस के साथ समझा देता हूं। मान लीजिए एक रिएक्शन हमारे पास ऐसा कुछ है, तो अभिक्रिया की दर कैसे पता लगाएंगे? यहां पर लिखा है, पहला अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिकारक के लुप्त होने की दर और उत्पाद के प्रकट होने की दर। ठीक है, मैं आपको सबको बताता हूं। हमेशा अभिकारक खत्म होता है लेकिन उत्पाद बनते हैं, है ना? तो अब देखिएगा, हमें इस रिएक्शन के अनुसार काम करना है, सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन की अभिक्रिया की दर को अगर मैं इसके आधार पर पता लगाऊं तो मैं कई तरह से पता लगा सकता हूं। समझे कैसे? इस अभिकारक को लेकर अगर चलता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बाय डेल्टा एक्टिव मास ऑफ टी, सॉरी डेल्टा टी, सॉरी एक्टिव मास नहीं, डेल्टा टी। ओके, पर ये अभिकारक है तो आपने जानते हैं कि इस ये माइनस होता है। दूसरी बात, यहां पर वैल्यू दी है 2, तो प्रति मोल कितना परिवर्तन होता है ये पता लगाएंगे। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ना, ये अभिकारक में जो परिवर्तन होता है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। ठीक, ये नंबर्स पे ध्यान देना, और ये हो गया माइनस, क्योंकि अभिकारक है। हम यही काम
अगर ये नहीं लेना चाहते, बी लेना चाहें तो क्या लिखेंगे? पता चला अभिकारक है तो -1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बाई डेल्टा टी। कोई भी एक का पता रहे, लेकिन हमको सबको दर्शा देना है, इसलिए मैं लिख रहा हूं आर बराबर ये, आर बराबर ये, यस ये बराबर ये, ऐसा संबंध है, जैसा भी संबंध लगाना चाहो। फिर बराबर क्या मिलेगा? 1/, चूंकि ये उत्पाद है पॉजिटिव, 1/4 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बाई डेल्टा टी। ये उत्पाद है पॉजिटिव, 1/5। अब समझ में आया कुछ बातें? डी बाई डी टी, करेक्ट? तो किसी भी रिएक्शंस के लिए ये कर सकते हो। फिर बात करता हूं, समझ में आया? तो ये कि अभिक्रिया की दर निकालने के लिए इन चीजों का ध्यान रखेंगे। लेकिन अभिकारक के लुप्त होने की दर, तो क्या होगा? यहां पर ये रेट ऑफ रिएक्शन है, वहां पर हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो क्या होने वाला है? अभिकारक के लुप्त होने की दर, यानी डिसअपीयर होने की दर कितनी होगी? ठीक है, तो क्या होगा? इज इक्वल्स टू, अभिकारक कौन है? ये दोनों ना, तो बस इन्हीं को लेके चलेंगे। ठीक, अब ये डिसअपीयर हो रहा है, तो यहां पर एक बात हमेशा याद रखना, ये जो नंबर्स है उसे छोड़ देंगे आप। नंबर छोड़ देंगे तो वैल्यू क्या बचा? डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बाई डेल्टा टी। इसी तरह से बी को भी लिखे जा सकते हो, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बाई डेल्टा टी। तो ये क्या बोलते हैं? लुप्त होना, डिसअपीयरेंस होना का। क्लियर, समझ में आ गया? एक रिमोट दिख रहा है क्या? कुछ एग्जांपल्स बना कर रखा हूं। अच्छा, बहुत सारे एग्जांपल्स बना कर रखा हूं मैं। ठीक है, मैं भी समझाता हूं। और ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? अभिकारक ए के लुप्त होने की दर। ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? अलग अलग कर सकते हो आप। ठीक, और अभिकारक लुप्त होने की दर, ठीक, डेल्टा बी बाई टी। ठीक है, क्लियर? ये कुछ बातों पे ध्यान दें। लेकिन चूंकि डिसअपीयर हो रहा है, डिसअपीयर मतलब घट रहा है, घटते हुए को कैसे दर्शाएंगे? ओके, अब उत्पाद, अब क्या बता सकते, बता दो। उत्पाद बी के प्रकट होने की दर, अपीयर होने की दर, है ना? प्रकट होने की दर कितना होगा? बोलो। डेल्टा बी, ये निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बाई डेल्टा टी। यस, तो किसके? बी नहीं, सी होगा ना, उत्पाद तो सी है। हाँ, अब क्या होगा? उत्पाद डी के प्रकट होने की दर, प्रकट ना, अपीयर होने की दर कितना होगा? डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी बाई डेल्टा टी। थोड़ा ध्यान रखा करिए, कोई भी चीज उत्पाद बनता है पॉजिटिव और अभिकारक खत्म होता है नेगेटिव। ठीक है, और अब इनमें यह समझना अभिक्रिया के दर के साथ इनका क्या संबंध होगा, आपको साफ समझ में आ जाएगा। इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा आपको इसके लिए। चलिए, ये बात समझ में आ गई। तो किसी भी रिएक्शन के लिए ये दोनों चीजें क्या क्या? तीन चीजें, अभिक्रिया की दर, प्रकट होने की दर और लुप्त होने की दर को हम कैसे करना है। तो मैं क्वेश्चन के साथ समझाया, नींद आ रही है? हाँ, तो ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अरे ये क्वेश्चंस छोड़िए क्या? चल ठीक है,
अब यहाँ पर आपने क्या देखा बेटा, अभिक्रिया की दर देखा, मैंने साथ में क्वेश्चन भी करा दिया, तो एक पॉइंट मिल गया कि हम समझ सकते हैं। इसके साथ आप ये देखोगे ताक्षणिक दर या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, इंस्टेंटेनियस रेट भी बोल सकते हैं, वहाँ पर वेलोसिटी लिख दिया, रेट भी लिख सकते हैं। क्या होता है, किसी क्षण यहाँ पर क्या हो रहा है, हम पर सेकंड देख रहे हैं, पूरे एक रिएक्शन देखे हमने, 40 सेकंड तक रिएक्शन कराया और उसमें कितना ग्राम परिवर्तन हुआ हमने देखा, और उसके बाद हमने दर बता दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इतने सारे रिएक्शन होने के बाद हमने उस टाइम उसका रेट देखा, मतलब हमारा एक एवरेज रेट है, क्योंकि जब अभिकारक रिएक्शन कर रही होती है उसकी मात्रा कम हो रही होती है, और उत्पाद जब बन रहा होता है तो उसकी मात्रा बढ़ रही होती है, तो उत्पाद तो रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्टेंट ही करेगा। तो इस तरह से रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी हो जाती है और रिएक्शन का रेट धीरे धीरे कम होने लगता है। हम 40 सेकंड तक उस रिएक्शन को अगर कराने के बाद पर सेकंड में निकालते हैं वैल्यू, तो आप एवरेज वैल्यू एक तरह से निकाल रहे होते हो। तो बड़े परिवर्तन के साथ ये परिवर्तन हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो अभिक्रिया की दर कहलाती है। लेकिन एक क्षणिक, एक सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ वो एक्चुअली मान नहीं बताता है। तो किसी क्षण अभिक्रिया की रेट क्या है, अभिक्रिया की दर क्या है, सिंपल सी, मैं तुमको दौड़ने के लिए बोलूंगा, है ना, तुम्हारे दौड़ के साथ, मतलब मैंने कहा भैया तुम अपने गांव से यानी 5 किलोमीटर से अब मेरे यहाँ आओ दौड़ते हुए, तुम्हारी स्पीड कितना है मैं पता लगाऊंगा। तो जैसे आप निकलोगे मुझे कॉल, मतलब आपने मुझे मैसेज किया, मैं समझ गया टाइमिंग है, या फिर मैं आपको दे दिया स्टॉप वॉच, वहाँ से आया और ये टाइम दिखा दिया, तो मैं प्रति सेकंड स्पीड भी निकाल सकता हूँ, प्रति मिनट भी निकाल सकता हूँ, प्रति घंटे के हिसाब से निकाल सकता हूँ। चलो मैं प्रति सेकंड निकालता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, वो स्पीड मिल जाएगा जो भी मिलना है। लेकिन मैं अगर ये पता लगाऊं कि एग्जैक्ट आप जब घर से निकले तो उस जगह का स्पीड क्या थी पर सेकंड, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे दौड़ते जाओगे 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 थकते जाओगे, स्पीड हाई से लो 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 होते जाएगा, है ना, क्योंकि थक गया ना बेटा। तो हर टाइम आपकी जो स्पीड है हर सेकंड कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। ये अभिक्रियाओं में भी होता है। शुरुआत में अभिकारक बहुत अच्छी सांद्रता में थी, स्पीड हुआ, सांद्रता, उत्पाद आया तो उसी जगह रहेगा ना, कि वो अलग से निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने जो अभिक्रिया करा रहे हैं उस जगह पे हुआ, उसके बाद वो उत्पाद फुदक फुदक के बाहर आ रहा है, वो तो वहीं पे होगा सब कुछ, है ना। फाइनल जो बनता है उसके बाद फिर उसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं पृथक्करण की विधि द्वारा। पृथक्करण इसलिए पढ़े थे आप लोग, क्लास 6वीं में पढ़े थे, फिर उसके बाद 11th में पढ़े हो, तो बात समझ में आई। तो क्या हो रहा है वहां पे, अभिक्रिया हर क्षण चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इसकी परिभाषा में आता है कि किसी क्षण पर अभिक्रिया के वेग को हम उसकी ताक्षणिक वेग कहते हैं। और जब ताक्षणिक वेग को दर्शाएंगे हम उस चीज को, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक मिनट यार, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बताया, एक मिनट में कुछ चीजों को छोड़ तो नहीं दिया, ऐसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो ताक्षणिक दर को जब दर्शाएंगे ना, तो डेल्टा के स्थान पर हम डी का उपयोग करेंगे छोटे परिवर्तन के लिए। मान लेते हैं एक अभिक्रिया है मेरे पास, मान लेते हैं, अच्छा ये रेट ही रहेगा, कोई ऐसा नहीं होगा। मान लेते हैं एक अभिक्रिया है A + 3B gives 2C, है ना, 5D मान लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ना अभिक्रिया हो रही है, अभिकारक, तो अभी यहाँ पर ताक्षणिक दर की बात कर रहे हैं, तब हम यहाँ पर लिखेंगे -D एक्टिव मास ऑफ A बाई dt, क्योंकि क्षणिक टाइम पर, एकदम सूक्ष्म टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम, यहाँ पर सेकंड का ड्यूरेशन भी नहीं देख रहे हैं, मिली सेकंड के अंदर ही ये बात कर रहे हैं, क्योंकि एक सेकंड में भी बहुत सारे अभिक्रिया हो गए, अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकता है। तो इतनी बातें हम यहाँ पर समझते हैं इन्हीं क्षणिक टाइम पर। तो इस तरह से लेते हैं, सेम होगा -1/3 D एक्टिव मास ऑफ B बाई dt, और यहाँ पर होगा +1/2 D एक्टिव मास ऑफ C बाई dt, और यहाँ पर होगा 1/5 D एक्टिव मास ऑफ D बाई dt, करेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं। तो लुप्त होने की दर भी इस कंडीशन में भी हो सकता है। तो क्षणिक वणिक में बात नहीं करते हम, जब लुप्त होना या ग्रह क्या बोलते हैं प्रकट होने वाली की बात करते हैं, उत्पन्न होने की बात करते हैं। चलो ठीक है।
औसत वेग, औसत वेग मतलब मैंने कहा ना, आपका फुल ड्यूरेशन घर से लेकर यहाँ तक का टोटल टाइम कितना लगा, वो उस ड्यूरेशन के अंदर कितना वेग हुआ उसको कहेंगे। तो किसी रिएक्शन को पूरा कंप्लीट होने में जो एक लंबा टाइम लगता है, उसके बाद हम जब उसका वेग निकालते हैं तो वो कहलाता है औसत वेग। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, डेफिनेशन में काम चल जाएगा। अब बात करते हैं अभिक्रिया की दर के बारे में, बात करते हैं उसकी इकाई के बारे में बात करते हैं। इकाई क्या था? आप R इज इक्वल्स टू, आपने सांद्रता परिवर्तन लिखे हैं, बोलो है ना, बटा क्या होता था? समय, है ना, समय। ठीक है, समय। तो इनके लिए इकाई क्या हो जाएगा? देखो, ये हुआ सांद्रता परिवर्तन, तो हम यहाँ पे सांद्रता होगा, सांद्रता को किससे लिखते हैं? मोल पर लीटर। यस, और इसके लिए डिवाइडेड बाय सेकंड, तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड, यही होगा। जब हम सांद्रता की बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, जिसमें विलियन है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, या ठोस है उससे बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी गैस के लिए, तो गैस के लिए सांद्रता जो होता है उसका दाब होता है। जितना अधिक प्रेशर बढ़ेगा, गैस इकाई आयतन पे उतना ही ज़्यादा इकट्ठे होंगे, यानी कि दाब पर डिपेंड करा। तो वहाँ पर हम दाब को आधार मानते हैं, प्रेशर को आधार मानते हैं। तो वहाँ पर होगा दाब, क्या होगा? वायुमंडल प्रति सेकंड, है ना। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक पर सेकंड उसकी इकाई होगी। ठीक है, चलिए अब आप इस चीज को आपने 11th में साम्यावस्था में और 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हो। ठीक है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, लेकिन मूल रूप से हम यहां पे पढ़ेंगे। अभी अभिक्रिया की दर निकालने के लिए आपने क्या किया? अभी आपने अभिक्रिया की दर निकालने के लिए सांद्रता परिवर्तन बटा समय परिवर्तन, यही देखा। लेकिन एक और तरीका था अभिक्रिया की दर निकालने के लिए कि अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल अभिक्रिया की दर के समानुपाती होता है, याद है? तो वही चीज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि क्या बोला हमने? अभिक्रिया की दर R समानुपाती होता है अभिकारकों, यहां पर केवल अभिकारक होगा। वहां पर अभिकारक उत्पाद को भी लेके चल सकते थे, क्योंकि इससे परिवर्तन के आधार पे हम देख रहे थे। तो वो आपका फिजिक्स में जिस तरह से हम काम करते हैं वो पूरा है। ठीक है, इसको बलगतिकी के अंदर पढ़ेंगे। तो यहां पर अभिकारकों यानी जितने भी अभिकारक होंगे कि सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, यस, गुणनफल को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। तो सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, तब अब क्या समझ में आता है? माना एक रिएक्शन मान लेते हैं, ठीक है, A प्लस B गिव्स C प्लस D, यस। तो इस नियमानुसार हमारा होगा अभिक्रिया की दर समानुपाती अभिकारक A की सक्रिय मात्रा इंटू B की सक्रिय मात्रा, की गुणा कर रहे हो आप। तो R इज इक्वल टू हो गया K, बोलो, अभिक्रिया दर स्थिरांक कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं अभिक्रिया को ये ले लेता हूं 2A प्लस 3B gives 5C and 6D, कुछ भी ले रहा हूं मैं, कुछ ऐसा मैं सोच समझ के नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखना। मैं लिखते समय ABCD याद रहता है, बाकी नंबर्स में कुछ भी लिख दे रहा हूं। तो इस जगह पर अभिक्रिया की जो दर होगी समानुपाती अभिकारक A। अब यहां पर A जो है, इसका मतलब क्या? 2A का मतलब हुआ A प्लस A है ना रिएक्शन में। लेकिन हमने यहां पर इसी जो A प्लस A है, यहां पर क्या होगा? A की सक्रिय मात्रा गुणा A की सक्रिय मात्रा, यानी कि यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि इसका मतलब A की एक्टिव मास के साथ स्क्वायर। तो यहां पर ये नंबर्स यहां पर स्क्वायर हो जाते हैं। तो आपको याद है वहां पर भाग दिया जा रहा था, जबकि यहां पर ये क्या हो रहा है? उस पर घात लग रहे हैं, पावर पे आ रहा है। तो B के एक्टिव मास का पावर, यानी कि R इज इक्वल टू K एक्टिव मास A की पावर 2 इंटू एक्टिव मास B की पावर ये। तो देखो, दो प्रकार के आपके पास दर निकालने का नियम है। ठीक
ठीक है। एक मजेदार बात बताना चाहूंगा, दो अलग अलग साइंस से मैं आगे चीजों को समझाऊंगा। कुछ एक टर्म्स जो है डबल टाइप से आप समझोगे, डबल टाइप आप समझ सकते हो, वो करने वाला हूं, तो ध्यान रखिएगा, अभी आगे जाके पढ़ोगे। फिलहाल ये क्लियर हो गया। तो आप अभिक्रिया की दर को दो अलग अलग विधियों से, अलग अलग विज्ञान से, अलग अलग तरह से ज्ञात करते हो। ये आपको रिमाइंड कराने के लिए भी था और इस चैप्टर में इसकी जरूरत भी है। ठीक, क्लियर? तो एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए साहब, अब बात करेंगे बल गति के नियमानुसार और इसके अनुसार हमारे पास क्या फर्क पड़ता है, आपको समझ में आ चुका है ना? जैसे a 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 7c प्लस 8d। आप समझ में आ गया? इसको कैसे लिखोगे? r इज इक्वल टू कैसे लिखोगे? -1/2 a बाई एक्टिव ए बाई डेल टी। मैं इसी चीज को यहां पर लिखूं तो कैसे लिखूंगा? r इज इक्वल टू के क्या बोलते हैं, समानुपाती हटा दिया हमने, तब कितना हो गया? यहां पर एक्टिव मास a की पावर 2 इंटू एक्टिव मास ऑफ b की पावर 5। अब यहां पर आप स्वतंत्र हैं, जिसका भी आप सांद्रता में परिवर्तन चेक कर सकते हैं प्रयोगों से, वो कर लीजिए। लेकिन यहां पर आप स्वतंत्र नहीं, आपको दोनों की सांद्रता आपको एक्यूरेट पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए दोनों के साथ हमने एक जगह पे लाके दिखा दिया आपको समझाने के लिए। अब एक न्यूमेरिकल जो आपने पढ़ा है, उसी का हम न्यूमेरिकल को आगे बढ़ा रहे हैं। पढ़ो एक बार प्रश्न, तो जवाब मिल जाएगा। हाँ, एक मिनट का, यहां पर रिएक्शन नहीं लिखा है, वो रिएक्शन मैं लिख देता हूं, क्योंकि निम्न अभिक्रिया लिखा है ना, रिएक्शन। रिएक्शन मैं लिख देता हूं यहां पे, जगह नहीं बन रहा है। NO2 प्लस F2, यही है। टू NO2F 2 टाइम्स, ये रिएक्शन इसका। ठीक है, ये सेम चीजें मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब इसको ये न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं और सरल न्यूमेरिकल है। और मैं आपको बता दूं, जितना ये इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना, उतना है तकरीबन जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तकरीबन 95% बच्चे ऐसे न्यूमेरिकल नहीं बना पाते हैं। स्टेट बोर्ड के, CBSE बोर्ड के बच्चे 1 या 2% नहीं बना सकते हैं। अब समझ में आए थोड़ा सा फर्क? रीजन क्या है? CBSE वाले बोर्ड के बच्चों के लिए एक बात आई कि वो बड़े स्कूल और महंगे स्कूल और ज़्यादा एक्टिव स्कूल में उनको पढ़ने का मौका मिल जाता है, तो शुरू से ये सब काम कर रहे होते हैं पढ़ाई लिखाई। लेकिन जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं ना, उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, उसका फ़र्क नहीं पड़ता, मीडियम लैंग्वेज का फ़र्क नहीं पड़ता, बोर्ड का फ़र्क पड़ता है और वहाँ के माहौल का फ़र्क पड़ता है। तो ये बच्चे नहीं बना सकते। तो कितना ईजी है हम आपको समझाते हैं। चलिए पहले प्रश्न पढ़िए और कोशिश करिए जो हमने सीखा है उसका उपयोग कैसे करेंगे। पढ़ो। क्या प्रश्न है बताइए। इस अभिक्रिया को देखेंगे, ठीक है, और इस अभिक्रिया को देखने के बाद आपको इस अभिक्रिया के अनुसार अभिक्रिया की दर के लिए आपको ये ताक्षणिक दर, मतलब यहां पर डेल्टा ना लगा करके आप डी लगाएंगे, बस इतना ही फर्क है। तो अभिक्रिया की दर, इसके प्रकट होने की दर, इसके विलुप्त, भाई ये विलुप्त होगा ना, वो प्रकट होगा, ये भी विलुप्त होगा, तो इन दोनों के विलुप्त होने की दर, उसके प्रकट होने की दर को शो करना है, ओनली शो करना है, आपको कोई कैलकुलेशन करना नहीं है। तो कर पाएंगे? चल बना रहे हो तो बनाओ ना, बैठो क्यों, 2 मिनट मैं बैठ जाता हूं, आप लोग करके दिखाओ।
करो बेटा। आप लोग घर में वाईफाई लगाए हो कि मोबाइल डेटा से यूज़ करते हो? अनलिमिटेड में? अनलिमिटेड में जरूरी 50 पे एक्स्ट्रा पड़ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और लिमिटेड में एक प्रॉब्लम है कि वो थोड़ी में ख़त्म हो जाता है, लगाते ही है ना। लिमिटेड के हिसाब से सोचेंगे तो हमको 4 गुना ज़्यादा लगाना पड़ेगा डेटा, है नहीं? आप कहाँ से आते हो? कौन सा गाँव? मातरोडी। विवेक बुक डिपो वाले। हाँ, उनके दोनों बच्चे मेरे पास पढ़े हैं। छोटा मेरे से अच्छा, मतलब बड़ा जो है लेट से ज्वाइन किया था, छोटा जो 2 साल पढ़ा, बहुत बढ़िया गेन किया उसने अपने आप को। और उसका और एक छोटा, 2 जने, मतलब मंझला और छोटा। हाँ, सबसे बड़े मुकेश तो नहीं पढ़ा है, तो दोनों जो है ना, बीच वाला जो है ना विवेक, वो सबसे होशियार था। फिर सबसे नीचे आदित्य नाम है, सबसे बड़े का मुकेश नाम है, सब जानते हैं, याद है। हाँ, उनके घर भी चले गया हूँ, स्टूडेंट वगैरह से भी मिलने चाहता हूँ कभी कभी। अब थोड़ा सा ना बेटा, मैं मन से थोड़ा कमज़ोर पड़ा हूँ। नहीं, डिस्टेंस मेंटेन वो लोग करते हैं जिनको राजनीति करने है ना, जिनको दिखावा करने हैं, वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। अगर डिस्टेंस मेंटेन करता तो मैं तुमसे इतनी बातें करता पर्सनली, या हाँ बोलो, इतना क्लोज लाता तुमको, इतना बोलता कि बोलो मेरे साथ, जो बोलना है, जैसा करना है बोलता मैं। वो तो चमका के रखते हैं ना लोग, है ना। कभी मैं बरमूडा में आ जाता हूँ, कभी टी शर्ट में। तुम्हारे घर ही आऊँगा, कहीं और नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे अभी कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम ही हो इस माह में, है ना। हम लोग सब क्या रिश्तेदार ही तो। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, अब बेटा मुझे याद रहेगा कि तो नहीं रहेगा, तुम लोग याद दिलाना तो याद रहेगा, आते रहोगे, कभी मिलते रहोगे तो याद रहेगा, है ना। ये क्यों नहीं आई, क्या नाम है इनका? प्रज्ञा। हाँ, एक लड़की के पापा खत्म हो गए थे बेटा, उनको बोलना कि आओ पढ़ो। मैं ध्यान ही नहीं, अभी वही थे उसके पापा पैसे के लिए, तो मैं तो हूँ ना, मैं तो हूँ ना, मैं उनके पैसे थोड़ी लूँगा, पढ़ाई करे, मैं पैसे क्यों लूँगा? पैसे की लालच नहीं है रे, पैसे आवश्यकता है। मेरे में पैसे की आवश्यकता की वजह से मैं ऐसा करता हूँ। पैसे की मुझ में इतनी बड़ी लालच नहीं है। हाँ, सोचता हूँ पर हर दिन 1 करोड़ कमा लूँ, पर पैसे की लालच नहीं है। सोचता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इस सोच में कोई गड़बड़ नहीं है। और वो 1 करोड़ कमाऊंगा भी ना, तो मेरे को जितनी ज़रूरत है उतना रखूंगा, बाकी बांट दूंगा। मेरे पास इतना है कि मैं बांट नहीं सकता, और इतना है कि मैं अपना आगे चलाना मेरे लिए तकलीफ होगा, इसलिए मुझे उसको रखना पड़ता है, समझे। और जिस दिन मैं बांट दूंगा ना, जिसने लिया है ना वो एहसान नहीं मानेगा मेरी, उनकी अगर वो आगे बढ़ गए और मैं पीछे हो गया तो मुझे रोनते हुए निकल जाएगा। ये दुनिया है, इसीलिए मैं भरोसा नहीं करता लोगों पे। वो दिखावे के लिए कर सकते हैं, जैसे टीवी में आते हैं ना, वो यूट्यूब में आते हैं ना कुछ लोग कि 1000 रुपये पकड़ा दिए, 2000 रुपये पकड़ा दिए, खाने पीने का दे रहे हैं, ये उससे पैसा कमा रहे हैं। हाँ, व्यूज़ के लिए तो पैसा कमा रहे हैं। वो कौन सा दान करने वाले लोगों में से हैं भाई साहब। और जो NGO वगैरह होते हैं ना, जो लोगों की सेवा करते हैं, क्या बोलते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं। ये क्या, ये एक संस्था है जहाँ पे वो लोग नौकरी कर रहे हो या उसको बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक तरह का पूरा बिजनेस कर रहे होते हैं। कोई नहीं है दुनिया में, मैं कल ही बोला था, कोई नहीं है दुनिया में जो लोगों की सहायता करे। अगर सहायता करना होता है तो मजबूरी में करते हैं, समझे। बिना मजबूरी का कोई नहीं करता। कोई भी बंदा शुरू से अंत तक, हर किसी का अगर एक्यूरेट उसकी बायोग्राफी देखोगे ना, रियल, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, समझे।
चलो आगे चलें। ये तो बड़ा आसान है। पहला, एक बार समझाता हूँ, फर्क समझ में आ जाएगा। पहला है ना, क्या है? अभिक्रिया की दर। मैं लिख देता हूँ, जैसा लिखा क्वेश्चन वैसे लिख देता हूँ। अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर को R से दर्शाते तो क्या क्या हो सकता है संभावनाएं? -1/2 D, ताक्षणिक बोल दिया ना, तो D लगेगा। तो NO2 बाई dt यही हो सकता है, माइनस DF2 एक्टिव मास बाई dt यही होगा माइनस में। और अभिक्रिया की दर अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ मिला के सीरीज में भी लिख सकते हो, तुम्हारी तुम पर डिपेंड करता। और ये 1/2 D एक्टिव मास ऑफ NO2F बाई dt। अब बात करते हैं किसके लिए? ये दूसरे के लिए। तो क्या लिखा है? NO2 के निर्माण की दर या प्रकट होने की दर, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2F, यस। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं NO2 के प्रकट, ये है ना प्रकट है, तो प्रकट मतलब पॉजिटिव होगा, होने की दर। लेकिन यहां पर नंबर्स का कोई मतलब नहीं रहता है ना, पता है आपको। तो ये DNO2F बाई dt ऐसे होगा। तो बाकी तीसरे और चौथे को आप बना सकते हो, करेक्ट। और विलुप्त वाला कौन सा? ये वाला, तो इसमें माइनस आएगा, आपको पता है ये बात, ठीक? क्लियर कि बताना है? तो इतना फास्ट चलो बेटा, है ना, नहीं तो फिर क्या होगा, सीखने की जगह पे हम समय बस बर्बाद करेंगे। कौन सा वाला बताइए? तीसरा वाला ना। तीसरा में क्या चीज़ है देखो, तो मैं लिख भी देता हूँ, चलो। NO2 के विलुप्त होने की दर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 क्या होगा? माइनस माइनस, है ना। ये NO2 कितने में है? 2 में है ना, तो इसमें जरूरत नहीं पड़ती उस चीज़ के नंबर की। NO2 बाई dt, करेक्ट। अब एक ठो बच गया, आप उसको तो बना ही सकते हो, मुझे लगता है, करेक्ट ना। ये सब नहीं पढ़ाएंगे स्कूल में तुम्हारे टीचर लोग, ट्यूशन में भी नहीं पढ़ाते लोग। इतना मतलब बेईमानी चल रही है ना, इतनी बेईमानी है। लोगों को पकड़ पकड़ के बुला रहे हो, पर बेईमानी के साथ पढ़ा रहे हो, तो क्या मतलब, समझे? ये बेईमानी है। इसलिए बोलता हूँ कि ईमानदार क्या आप ही आप बोलोगे ना, ऐसा नहीं यार, ईमानदार बहुत लोग हैं, लेकिन इतना ज़रूरी है कि वो दिल से भी रहे, समझे, और आपकी ज़रूरत को पूरा करें। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे कौन सा था? ये वाला। एक मिनट, मैंने कुछ क्वेश्चंस और बनाए हैं, अगर वो नहीं रहेगा तो कल की क्लास में करा दूंगा। वेल ठीक है, चलो इसको देखो। एक बंद पात्र में 3A ये है, गिव्स 2B + C, ठीक है। ये वाला रिएक्शन हो रहा है। A के विलुप्त होने की दर दी गई है, B तथा C के प्रकट होने की दर ज्ञात कीजिए। जबरदस्त, कोशिश करो, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा आपके लिए। हो गया क्या? देखिए क्या है प्रश्न, सॉल्व करता हूं मैं, रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन क्या है?
2a ना, नहीं 3a, 3a gives to 2b प्लस c। उस प्रश्न में दिया क्या गया है? दिया है a के लुप्त होने की दर, a के लुप्त होने की दर, है ना? की दर, a के लुप्त होने की दर का मतलब समझते हो? माइनस डी एक्टिव मास ऑफ a बाई dt, यही मतलब हुआ। वैल्यू कितना है? वैल्यू है 0.01 मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है? मोल पर लीटर पर सेकंड। अभी रेट ऑफ रिएक्शंस का हमने क्या देखा था? यूनिट देखा था, क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ, ओके? अब बोल रहा है बी और सी के लिए भी निकाल दीजिए। बी और सी के लिए निकालना है, चलो ज्ञात करना है दोनों के प्रकट होने की दर है, बी के, है ना, प्रकट होने की दर निकालना है। यस, तो क्या निकालोगे? डी एक्टिव मास ऑफ बी बाई डी टी, यही होगा। और सी के प्रकट होने की दर क्या होगी? ये भी प्रकट होने की दर है, तो क्या होगा? डी एक्टिव मास ऑफ सी बाई डी टी। अब मुझे एक बार बताओ, कैसे निकाल पाओगे इस चीज को? खोलो, बंद कर दिए क्या? घुमाओ राइट साइड, हाँ, दबा के, किसको दबा के? दरवाजे को दबा के धक्का लगाओ, हाँ, चलो ठीक है। वो नंबर तो नहीं मिलते हैं ना? इसमें कहाँ से नंबर आएगा? इसे को कैलकुलेट करना है आपको, ये कैलकुलेट करना है आपको, ये कैलकुलेट करना है आपको। कैसे कर पाओगे? इसका संबंध है आपका इससे, अभिक्रिया की दर से। की दर, अभिक्रिया की दर R का संबंध इस रिएक्शन के साथ क्या है? -1/3 डी एक्टिव मास ऑफ डी टी। यस, संबंध क्या है? 1/2 डी एक्टिव मास ऑफ बी बाई डी टी। यस, संबंध क्या है? डी सी बाई डी टी, ये संबंध है। हाँ, तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि मुझे अगर ये ज्ञात करना है तो इन दोनों के संबंध को ले लूं। बोलो, चूंकि क्या लिखा हुआ है? अच्छा, मैं एक दूसरा तरीका भी अपना सकता हूं, आर की वैल्यू निकाल करके भी इसके साथ मैं काम कर सकता हूं। ये एक और तरीका है मेरे पास। बोलो, आर की वैल्यू के साथ निकाल लूं तो ये हो गया। तब क्या करूंगा? ये भी कर सकता हूं, R इज इक्वल टू -1/3 डी, ये लिख देता हूं। चलो, मैं 2-3 तरीके से बना सकता हूं ना, समझ में आई? क्योंकि मुझे a बाई टी का मान तो पता है ना भाई, a बाई टी का मान निकालूंगा तो ये पता चल जाएगा। सही है? तो मुझे वो ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा कि R निकालने के बाद ही करूंगा, डायरेक्ट भी कर सकता हूं। तो तुम जैसा करना चाहो कर लो, आपको कोई तकलीफ नहीं। मैं R को निकाल के कर रहा हूं, चलो ठीक है। R को निकाल के करूंगा तो क्या मिलेगा बताओ? तो R निकल जाएगा यहां से। R क्या निकलेगा बोलो तो? बोलो 1/3, ठीक है। कितना निकला? 1/3। तो माइनस प्लस का कोई ज़्यादा बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है, टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, वैल्यू आना चाहिए इसमें। तो क्या होगा? कितना है? पॉइंट इंटू पॉइंट, हाँ बोलो, इसकी पूरे की वैल्यू इतना है, 0.01, इतना है। रहने देना, क्या फर्क पड़ता है? गुणा का भाग तो कुछ वैल्यू तो निकालना नहीं है, कोई तरीका निकालना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इसी R का संबंध इनके साथ है? तो वो भी कर सकते हो। तो कैसे करोगे बोलो? R का संबंध उनके साथ है, तो मैं एक काम करता हूं, बन जाएगा ना? बात समझ में आ गई? नहीं आई? क्या हुआ? 1/2 डी बी बाई डी टी। तो मुझे क्या निकालना है? ये तो वैल्यू क्या है इसका बताओ तो? 0.01/3 इज इक्वल टू क्या हुआ?
1/2 1/2 और ये विलुप्त होने की दर है ये dB नहीं प्रकट होने की दर है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, तो क्या हुआ, तो B के प्रकट होने की दर ये हो गया। अब ये गुणा हो जाएगा ऐसा, तो क्या होगा 0.01 × 2/3 होगा। निकल गया नहीं? कैलकुलेट कर लोगे? अभी कैलकुलेशन कुछ दे नहीं रहा हूं मैं आप लोगों को जानबूझ के, ताकि आप कैलकुलेशन खुद ही करिए एक बार, इतना कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? अब ये दिया गया है, ये निकालना है, तो सीधा से जवाब है ये, इनका इनके साथ क्या संबंध हुआ, dC/dt इज इक्वल्स टू क्या हुआ 1/3 dA/dt है नहीं। तो अपने पास क्या हुआ, ये क्या चीज़ है, C का प्रकट होने की दर है नहीं, होने की दर बराबर क्या हुआ, बोलो 0.01/3 होगा कि नहीं होगा। ये इसका वैल्यू तो दिया है भाई, ये by 3 है, ये आई समझ में बात कि नहीं आई। कॉपी नहीं करना, बात दो तीन तरीके से आप निकाल सकते हो, तो मैं इसका एक सॉल्यूशन करके भी भेज दूंगा, पहले ये बना लेना, समझ रहे हो, क्योंकि समय ज़्यादा खा रहा है ना ये, इसलिए मैं बोल रहा था। सिंपल है, कुछ नहीं, समझ में आई। तो पहला काम आप क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो ऐसा, तो R रख करके भी कर सकते हो, तो R का संबंध इनके साथ है, तो ये बिल्कुल बराबर होगा, यानी इस वैल्यू के बराबर होगा। ये देखो ये सेम है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होगा, यानी आपने ये निकाल लिए, ये हो गया R की वैल्यू के बराबर हो गया, R के आधा हो गया, ये नहीं दुगुना होगा, गुणनफल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, × 2 दुगुना हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। चलो ठीक है, करूं आगे कि लिख दूं? कर लेंगे ना, समझ में आ गया ना। देखो बेटा, थोड़ा सीखना है, मेरा काम है गाइड करना। मैंने बार बार बोलता हूँ, एक शिक्षक को पढ़ाने के लिए मत बुलाओ, उसको गाइड कराने के लिए बुलाओ, तो आप ज़्यादा सीखोगे।